नमस्कार, मैं हूं मनीषा गुप्ता। कमोडिटी कॉल में आपका स्वागत है। अगर आपने एग्री या नॉन एग्री कमोडिटीज में कोई ट्रेड लिया है या फिर किसी कमोडिटीज में फिजिकल पोजीशन लेना चाहते हैं, आप नए निवेशक, किसान या फिर ट्रेडर हैं, कमोडिटी मार्केट्स में सीएनबीसी आवाज के साथ बनाइए स्ट्रैटेजी। आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा नंबर है 704-522-0000। आप हमें इस नंबर पे सवाल भेज सकते हैं। आपके सवालों पर हमारे एनालिस्ट आपको सटीक सलाह देंगे। आपका पसंदीदा शो कमोडिटी कॉल फेसबुक, ट्विटर पर भी लाइव है। आप हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी अपने सवाल भेज सकते हैं। चलिए शो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। डॉलर में कमजोरी से सोने चांदी में हल्की खरीदारी। एमसीएक्स पर सोना 50,500 तो चांदी 54,500 के ऊपर कारोबार कर रही है, लेकिन बाजार को फेड आउटकम का इंतजार। ब्याज दरों पर यूएस फेड के फैसले से पहले कच्चे तेल में सुस्ती। ब्रेंट का भाव 105 के नीचे। एमसीएक्स क्रूड भी ½ % की गिरावट के साथ कारोबार। बेस मेटल्स में लगातार दूसरे दिन खरीदारी का रुझान। 2 हफ्ते के हाईज पर पहुंचा कॉपर। निकल और जिंक में भी बढ़त के साथ कारोबार। कॉटन में फिर लौटी खरीदारी। एमसीएक्स पर अगस्त वायदा 45,000 के ऊपर निकला। आइस कॉटन में तेजी से मिला सपोर्ट। खरीफ कॉटन बुआई पिछड़ने से भी सहारा। गेहूं के बाद चावल ने पकड़ी रफ्तार। ग्लोबल मार्केट्स में जनवरी से अब तक करीब 20% की जोरदार तेजी। यूएसडीए के उत्पादन घटने के अनुमान से मिला सपोर्ट। हमारे साथ हमारे गेस्ट जुड़ चुके हैं। कोटक सिक्योरिटीज के रविंद्र राव और केडिया कमोडिटीज के अजय केरिया। आप दोनों का बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। रविंद्र, आपसे जानना चाहेंगे यूएस फेड से पहले यहाँ पर क्या राय है, और अगर कोई पोजीशन भी होल्ड कर रहा हो तो अगले 24 घंटे, अगले 2-3 दिन के लिए क्या किया जाए? गुड आफ्टरनून मनीषा। मेरे हिसाब से एक्सपेक्टेशन तो 75 बेसिस पॉइंट हाइक का है, बट देयर इज आल्सो स्मॉल होप दैट 100 बेसिस पॉइंट हाइक हो, क्योंकि जो एक्सपेक्टेशन था सेकेंड वीक ऑफ जुलाई में अराउंड 80% दैट इट माइट गो, फेड माइट गो विद 100 बेसिस पॉइंट, दैट हैज कम डाउन टू 25% नाउ। सो थोड़ा सा कम चांसेस है, बट आई थिंक अगर 75 बेसिस पॉइंट हाइक होता है तो वी माइट सी पुल बैक रैली कमोडिटीज में अक्रॉस, क्योंकि सारे कमोडिटी इंपैक्ट होंगे, क्योंकि डॉलर में हम एक कमजोरी देख सकते हैं। डॉलर ऑलरेडी थोड़ा सा सॉफ्ट ही ट्रेड कर रहा है, और जब तक कि 107.90 होल्ड है अपसाइड में, हमें लगता है कि डॉलर में एक बार 105.50 से लेकर 105 का लेवल एक बार दिख सकता है। तो मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं डॉलर पे थोड़ा सा प्रेशर आ सकता है। फेड का फ्यूचर स्टांस भी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि अगर उन्होंने कुछ भी इंडिकेट किया कि शायद उनका जो पेस है आगे चल के दैट माइट रेड्यूस बिकॉज ग्रोथ कंसर्न है। आईएमएफ ने भी जो ग्लोबल ग्रोथ है उसे डाउनग्रेड किया है, इन्फ्लेशन का वरी दिखाया उन्होंने भी। तो मेरे हिसाब से अगर उन्होंने कहीं पर भी थोड़ा भी उनका जो हॉकी स्टैंस है उसे थोड़ा सा भी इफ दे मूव ऑफ, तो हो सकता है कि कमोडिटीज में एक पुल बैक आए। तो मेरे हिसाब से कल फेड के मीटिंग के बाद अगर 75 बेसिस पॉइंट हाइक होता है तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि सारे कमोडिटीज पॉजिटिव रहे, स्पेशली गोल्ड में अगर 50,900 के ऊपर अगर एमसीएक्स में ट्रेड करता है तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 51,500 से लेकर 52,000 तक के लेवल्स भी दिख सकते हैं। इंटरनेशनल में 1720 इज वेरी क्रूशल, उसके ऊपर अगर सस्टेन करता है तो वी माइट सी $1750 ऑल्सो। सिल्वर पे भी वॉच रखना चाहिए, क्योंकि सिल्वर में हमने काफी डाउनसाइड देखा है, एंड इट इज नॉट ब्रीचिंग 54,000 और इंटरनेशनल में $18 के नीचे नहीं जा रहा। तो मुझे लगता है कि 20 से लेके $21 तक के लेवल्स इवन सिल्वर में पॉसिबल है। कॉपर, क्रूड, सब में हम एक पुल बैक देख सकते हैं। तो आई थिंक इट विल बी डॉलर। अगर डॉलर में वीकनेस आता है तो वी माइट सी अ पुल बैक रैली इन ऑलमोस्ट ऑल द कमोडिटीज। ओके, तो क्लियरली सब कुछ यहाँ पर डिपेंड करेगा कि यूएस फेड में हम क्या सुनते हैं, और सिर्फ आज के लिए नहीं, अगर सितंबर की भी कोई गाइडेंस निकल के आती है तो उसका भी इम्पैक्ट हम इमीडिएटली एसेट क्लासेस पे आता हुआ देखेंगे। अजय, वही सवाल आपसे भी। सबसे बड़ा जो एज ऑफ नाउ जो इवेंट है वो यूएस फेड है। एग्री, नॉन एग्री में आपकी टॉपिक्स यहाँ पर क्या हैं? डेफिनेटली आज का जो इवेंट है वो काफी बड़ा है, और सरप्राइजली ये इस बार इन्वर्सली कोरिलेट कर रहा है, क्योंकि जनरली हम देखते हैं जब भी रेट हाइक होता है तो कहीं ना कहीं कमोडिटी अंडर परफॉर्म करती है। बट हमने ये भी देखा कि जून मंथ से ही
ये एक माहौल बन चुका था कि रेट हाइक तो डेफिनेटली होगा, चाहे 0.75 का हो, चाहे नियर टू 1% रहे, बट इसका जो इम्पैक्ट इस बार हम देख रहे हैं वो कमोडिटी में पॉजिटिवली होता हुआ दिखाई देगा। खास करके अगर हम बुलियन की बात करें तो गोल्ड ने जिस ढंग से पिछले हफ्ते 1680 का एक ट्रिपल बॉटम बनाकर रिकवर किया है, आई एम वेरी होपफुल कि गोल्ड अगर 1725 का लेवल जैसे ही ब्रीच होता है, वी कैन लैंड अप टू 1756। चांदी में भी अगर हम देखें तो $18 का काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ले रखा है। बट वहीं एग्री की बात करें तो एग्री के अंदर हमने देखा कि खास करके कॉटन की प्राइजेस की बात के ऊपर अच्छे से मार्केट होल्ड कर रखा है। तो आई एम वेरी होपफुल कि जिस दिन से डोमेस्टिक मार्केट में स्विंग तो अच्छी हुई है, बट डैमेजेस भी रिपोर्ट हो रहे हैं कहीं ना कहीं जो प्राइजेस को सपोर्ट करे। तो सभी एग्री मार्केट में या हम नॉन एग्री की भी बात करें, बेस मेटल की बात करें, सभी जगह पे हमें लग रहा है कि आज रात का जो फेड में रेट हाइक होगा उसके बाद एक अच्छा खासा जंप हम पूरे कमोडिटी पैक में रहेगा। बट ध्यान रखिए ये शॉर्ट लिव्ड रहेगा, कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी बड़ा जंप कंटिन्यू सस्टेनेबल नहीं रहेगा, बिकॉज अगेन अनदर रेट हाइक हम अगस्त में या जो हॉकी स्टोन रहेगा ये वापस सुनते हुए देख पाएंगे। तो उसकी वजह से एक शॉर्ट लिव जंप हम अगले 2-3 दिन के लिए देख पाएंगे कमोडिटी मार्केट में। ऑल राइट, तो एक स्पाइक यहाँ पर देखने को मिल सकती है, उस पर आपको नजर होगी। और आज ऑफ कोर्स देर रात को है, 11:30 बजे यहाँ पर रेट रिएक्शन होगा और 12 बजे हमारे समय में यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस है। क्लियरली ट्रेडर्स बाजार उसको काफ़ी कीनली वॉच करेगा, सिर्फ इंडिया में नहीं ओवरऑल वर्ल्ड में भी। तो वो एक बड़ा इवेंट यहाँ पर है ही। लेकिन अगर एग्री की बात करें तो गेहूं के बाद चावल के भावों में अब जोरदार तेजी देखने को मिली है। ग्लोबल मार्केट्स में जनवरी से अब तक चावल में करीब 20% का उछाल देखने को मिला है। वहीं भारतीय बाजारों की अगर बात करें तो कीमतों में 5 से 7% का इजाफा यहाँ पर भी है। यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के मुताबिक अमेरिका और यूरोप के कई देशों में मौसम की मार से उत्पादन घट सकता है। वहीं भारत में भी 22 जुलाई तक खरीफ बुआई करीब 19% यहाँ पर कम रही है। राइस के आउटलुक पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं ऑल इंडिया राइस एक्सपोर्टर एसोसिएशन के ईडी विनोद कौल और सत्यम बालाजी राइस इंडस्ट्रीज के डायरेक्टर हिमांशु अग्रवाल। आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज यहाँ पर जुड़ने के लिए। हिमांशु, आपसे पहले जानना चाहेंगे किस तरह का ग्राउंड रियलिटीज यहाँ पर है, क्योंकि चावल एक अछूती कमोडिटी है। हमने यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से मेजर्स भी आते हुए नहीं देखे। ऑफकोर्स काफी स्टेटमेंट्स यहाँ पर मिनिस्ट्रीज की तरफ से जरूर आए हैं कि नजर बनी रहेगी, एक्सपोर्ट्स होते रहना चाहिए, प्रोडक्शन बढ़ते रहना चाहिए, पर ओवरऑल किस तरह की सोइंग नंबर्स को आप रिएक्ट कर रहे हैं और किस तरह की अवेलेबिलिटी है अभी मार्केट्स में? देखिए, चावल निर्यात जहां पर जिन स्टेट से रेगुलरली होता है वहां पर सोइंग नंबर्स उतने नीचे नहीं गिरे हैं जितने कि जो हम पूरे इंडिया लेवल पर देखते हैं। मेनली एक्सपोर्ट सेंट्रिक स्टेट्स जो हैं छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, इन जगहों से चावल निर्यात होता है। तो यहाँ पर सोइंग का हमने कोई बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं देखा है। हाँ, दूसरे स्टेट्स में थोड़ा सा सोइंग इम्पैक्ट हुआ है। दैट इज वो मतलब इस कारण भी कि मक्के का प्राइजेस इस लास्ट सीजन में किसानों को काफ़ी अच्छा मिला, तो थोड़ा सा डाइवर्शन उस तरफ भी गया है। बट मेरा ये मानना है कि प्राइजेस पे कोई उतना ज़्यादा इम्पैक्ट मुझे आता नहीं दिख रहा है, क्योंकि थाईलैंड, वियतनाम, म्यांमार, ये सभी कंट्रीज के क्रॉप आने वाले हैं और मार्केट का सेंटिमेंट काफी बेयरिश है इंटरनेशनली अगर मैं बात करूं तो। हालांकि ऑर्डर बुक लोगों के पास काफी अच्छा है, लेकिन पिछले 15 से 20 दिनों में और आने वाले समय में मुझे बहुत ज्यादा उत्साहित नहीं दिख रहा है खरीदी में, जिस हिसाब से इंटरनेशनली लोग बात कर रहे हैं। तो सोइंग भले 19% कम हुआ है, लेकिन मुझे इसका उम्मीद है कि आगे जाके कोई बहुत ज्यादा डिमांड में तेजी या प्राइस में तेजी की उम्मीद नहीं है। विनोद जी, आप कैसे देखते हैं? पहले तो आपसे भी सोइंग के नंबर्स ही जानना चाहेंगे, क्योंकि यूपी में काफी बुरी हालत है और जैसे हिमांशु ने भी कहा कि बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, इन एरियाज में कुछ इश्यूज जरूर हैं। आप भी कहेंगे कि एज ऑफ नाउ कोई कंसर्न की बात नहीं? हाँ जी, जहाँ तक देखिए, जहाँ तक पैडी का सवाल है, मुझे लगता है कि अभी कोई क्रिटिकल सिचुएशन नहीं है। एक्चुअली क्या हुआ है कि मॉनसून जो है ना, सेंट्रल और साउथ ईस्टर्न स्टेट्स में थोड़ा कम हुआ है। कई स्टेट्स में, वेस्ट बंगाल में है, झारखंड में है, यूपी में है, वेस्ट बंगाल में थोड़ा कम हुआ था जून एंड तक और जुलाई के भी कुछ दिनों में। लेकिन अभी जो एस्टिमेट आ रहा है आईएमडी का, उसमें कई स्टेट जैसे राजस्थान इस टाइम आप देख रहे हैं बाढ़ आ रही है, वो लार्ज एक्सेस एरिया में शिफ्ट कर गया है अभी फ्रॉम डेफिशिएंट। एमपी और विदर्भा, तेलंगाना, ये भी जून एंड तक जो है उसमें डेफिशिएंट स्टेट में थे मानसून के ताल्लुक में, और आज लार्ज एक्सेस स्टेज पर आ गए हैं।
और कई से हरियाणा, दिल्ली वगैरह जो है ये एक्सेस पोजीशन में आए हुए हैं जहां तक मानसून का ताल्लुक रहता है। तो ये जरूर है कि क्योंकि डिलेड मानसून रहा, इसकी वजह से थोड़ा पैडी का सोइंग जो है वो भी डिले हो गया है। लेकिन जो अब एस्टिमेट आ रहा है वो ये है कि इसमें कोई चिंता वाली बात नहीं है, और पैडी के ताल्लुक में ये है कि ये क्रिटिकल स्टेज पे नहीं है और ये पिकअप करेगा, क्योंकि अभी वो स्टेज नहीं आई है कि सोइंग का स्टेज अभी भी है। ओके तो कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही है। ओके विनोद जी, 22 मिलियन टन के आसपास यहाँ पर इंडिया यूजली एक्सपोर्ट करता है। आपको लगता है वो नंबर्स यहाँ पर हम मेंटेन होता हुआ देखेंगे इस साल के लिए भी? हाँ जी, मुझे लगता है कि वो नंबर जो है, देखिए 22 एक्चुअली पिछले साल हमारा रिकॉर्ड एक्सपोर्ट हुआ था राइस का, दोनों टाइप के राइस मिलाकर। बासमती में एक्चुअली क्या है कि वो बहुत ज्यादा ग्रोथ होना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एरिया ऑफ कल्टीवेशन लिमिटेड है जीआई एरिया में। तो 45 लाख टन के करीब का जो है स्टैग्नेशन है लगभग। लेकिन जो ग्रोथ आती है वो आती है नॉन बासमती राइस से, और इसमें लास्ट फाइनेंशियल ईयर में जो है 17.2 मिलियन टन नॉन बासमती हुआ था। तो वो मुझे लगता है कि इससे कम तो नहीं होने वाला है इस फाइनेंशियल ईयर में भी, क्योंकि प्राइस वाइज हम लोग कॉम्पिटिटिव हैं अभी भी इंटरनेशनल मार्केट में, और ये ट्रेंड अभी आगे चलते रहने की जो है स्थिति। हिमांशु, अगर हम डिमांड ग्रोथ की बात करें तो वो आप कैसा पैन आउट होता हुआ देख रहे हैं पिछले कुछ सालों में, और इस साल में क्या उम्मीद है? और जो ये प्राइस डाइवर्जेंस हम देखते हैं इंटरनेशनल मार्केट्स में और घरेलू बाजार में, उसे आप कैसे एनालाइज करते हैं? हेलो जी हिमांशु, आप कैसे देखते हैं डिमांड ग्रोथ एंड प्राइस डाइवर्जेंस? डिमांड मुझे, ऐसा मैंने कहा कि विनोद जी ने भी बताया कि 17.2 मिलियन टन इंडिया से लास्ट ईयर नॉन बासमती गया था। मेरा मानना है कि इस साल भी हम उस फिगर के आसपास तक पहुंच सकते हैं। लेकिन ये भी देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि जो बाकी हमारे 3 कॉम्पिटिटिव कंट्रीज हैं, थाईलैंड, वियतनाम और म्यांमार, उनकी अवेलेबिलिटी और उनके एक्सपोर्ट नंबर्स कैसे आते हैं, क्योंकि ये डायरेक्टली हमारे एक्सपोर्ट नंबर्स को इम्पैक्ट करते हैं, हमारी डिमांड को इम्पैक्ट करते हैं। बिकॉज हमारा राइस मेनली जो अफ्रीका जा रहा है वो सब्स्टिट्यूटेबल है। मतलब अगर इंडिया नहीं देता है तो अगर प्राइस कॉम्पिटिटिवनेस हमारी नहीं बनती है तो दूसरे कंट्रीज भी उसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो मेरा मानना है कि डिमांड साइड हेल्दी रहेगी, बट नंबर्स उसी के आसपास जो पिछले साल के थे उसी के आसपास रहेंगे। एंड साउथ अमेरिका भी एक बहुत बड़ा प्लेयर है राइस एक्सपोर्ट्स में टू अफ्रीका एंड टू अदर कंट्रीज। तो वो भी देखने वाली बात रहेगी कि साउथ अमेरिका का इस साल कैसा योगदान रहता है चावल निर्यात में। और अगर इंटरनेशनली तो आप दोनों ने बात की ही हिमांशु, लेकिन इंडियन प्राइसेस के हिसाब से आप कैसे इसे देखते हैं? क्लियरली जो भी स्कीम्स चल रही हैं, जो चावल वितरण की बात है, वो भी सितंबर में यहाँ पर खत्म होने की उम्मीद है। माना ही जा रहा है कि उसको शायद एक्सटेंशन नहीं दिया जाएगा। उस हिसाब से अवेलेबिलिटी और इंडियन प्राइस मूव्स कैसे देखेंगे आप? ये आपने काफी दिलचस्प सवाल पूछा मनीषा जी, क्योंकि राइस की अवेलेबिलिटी एक्चुअली थोड़ी चैलेंजिंग हम महसूस कर रहे हैं पिछले महीने 1.5 महीने से। जितनी आसानी से अवेलेबिलिटी आ रही थी उतनी आसानी से अवेलेबिलिटी है नहीं। और हालांकि जो आने वाला क्रॉप है उसमें तो 90% से भी ज़्यादा गवर्नमेंट परचेज कर लेती है कस्टम मिलिंग के लिए या लेवी परचेज के लिए। तो एक्सपोर्ट के लिए बहुत लिमिटेड ही अवेलेबिलिटी रहती है। तो जैसा मैंने कहा कि 17.2 मिलियन टन तक भी पहुंचना, मतलब हम पहुंच जाएंगे, लेकिन स्ट्रगल रहेगा उसमें। ऑलराइट विनोद जी, आपको क्या लगता है सरकार की नीतियां जिस तरह से रही हैं उनमें कोई फेरबदल करने की जरूरत है? आपको लगता है कि गवर्नमेंट इस तरफ देखेगी? देखिए, गवर्नमेंट ने जैसे लास्ट ईयर अभी एक स्कीम जो पहले MEIS होती थी वो राइस को नहीं दिया था, लेकिन काफी स्ट्रगल के बाद इंडस्ट्री ने जब रिप्रेजेंटेशन किया तो 1% उस पे जो है रॉटेप स्कीम के अंदर दिया जरूर। लेकिन जो आपने अभी कहा कि सितंबर एंड के बाद जो फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ राइस 80 करोड़ लोगों के लिए था, वो शायद आगे कंटिन्यू नहीं होगा, तो अवेलेबिलिटी ऑफ राइस भी बढ़ेगी। लेकिन जैसा मैंने आपको कहा, जैसे हिमांशु जी ने भी कहा कि हम लोग मैं उस बात को बिल्कुल सहमत हूँ उनके साथ भी, जैसा मैंने भी पहले कहा कि हम लोग 17.2 मिलियन 17 से जो है करीब 18 मिलियन टन तक का पोटेंशियल हमारे पास फिर भी रहेगा,
क्योंकि देखिए जैसे हिमांशु जी भी बोले कि नॉन बासमती का हमारा मेजर सेगमेंट जो है वो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है जी। और अफ्रीका में हम लोग जो है कंपेयर टू थाईलैंड हमारी जो है लॉजिस्टिक कॉस्ट थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव रहती है, तो हमें वहाँ स्लाइट एज रहता है कंपेयर टू थाईलैंड भी। तो मुझे उम्मीद है कि हम लोग कम से कम पिछले साल के लेवल पे तो रहेंगे। ऑलराइट। क्योंकि यूएसडीए ने भी ये एस्टिमेट किया है, अभी उनका जो फोरकास्ट इस टाइम तक चल रहा है जी। वो यही है कि इंडिया जो है 22 मिलियन पे पहुंचेगा। जी हाँ, तो यानी कि बहुत चिंता की बात नहीं है। अगर बुआई का इलाका अभी भी पिछले साल के कंपैरिजन में पिछड़ा हुआ है, ये पिकअप हो सकता है। एक्सपोर्ट के नंबर स्ट्रांग हैं, डिमांड ग्रोथ भी यहाँ पर बेहतर नजर आती है, तो इंडस्ट्री के लिहाज से कुछ पॉजिटिव्स वहाँ पर निकलते हुए। विनोद जी, हिमांशु जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बहुत ही डीप एंड 360 डिग्रीज व्यू वहाँ पर राइस पे हमारे दर्शकों से बात करने के लिए। अपने दर्शकों को जोड़ने का समय भी है और सबसे पहले गुड़गांव से शुभम हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। शुभम नमस्कार, क्या है आपका सवाल? नमस्कार मैम। जी। मैम मेरे को ये पूछना था, मैंने 56,000 रुपए में 7 लॉट तो सिल्वर बाय कर रखी है और 50,600 रुपए में 1 लॉट गोल्ड का बाय कर रखा, तो मुझे क्या करना चाहिए? ऑलराइट, सोने चांदी दोनों में खरीदारी करी है और सोने में तो आप इन द मनी है, चांदी में हल्की सी गिरावट हमने यहाँ पर आते हुए देखी है। रविंद्र, क्या राय देंगे आप शुभम की स्ट्रैटेजी के लिए? मेरे हिसाब से पहले तो गोल्ड में ये इन द मनी है, तो कल फेड का इवेंट है, तो मेरे हिसाब से ही शुड ट्रेल स्टॉप लॉस इन द मनी। 50,400 का सपोर्ट है, तो 50,300 के आसपास एक बार इन द मनी ट्रेल कर सकते हैं और होल्ड कर सकते हैं पोजीशन को। 51,000 के ऊपर निकल गया तो फिर 52,000 तक भी आ सकता है, बट स्टॉप लॉस ट्रेल करते रहिए इन द मनी। सेकंड, सिल्वर में 54,200 के आसपास एक डबल बॉटम बना के मार्केट रिवर्स हुआ है, तो मेरे हिसाब से उसका स्टॉप लॉस होना चाहिए। एंड मुझे लगता है कि एक बार 56,500 तक प्राइसेस आ सकते हैं। वहां पे या तो प्रॉफिट बुक कीजिए या फिर अगेन स्टॉप को ट्रेल करते रहिए। मुझे लगता है कि 57,500 तक भी पॉसिबल है सिल्वर के प्राइसेस। ऑलराइट, तो वही आपके लिए राय है यहाँ पर शुभम, और मुनाफे में आप यहाँ पर चांदी में भी आते हुए नजर आएंगे। आगे बढ़ेंगे और जगदीश पाटीदार हमारे साथ अहमदाबाद से फोन लाइन पर हैं। नमस्कार जगदीश जी, आपका सवाल क्या है? जी मैंने तो फोन नहीं लगाया था। जगदीश जी, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका कोई कमोडिटी में सवाल है? जगदीश जी जो हमें सवाल भेजा है वो ले लेते हैं यहाँ पर। ये सोयाबीन के ट्रेडर हैं और ये जानना चाहते थे कि फिजिकल मार्केट्स में यहाँ पर प्राइसेस कैसे रह सकते हैं। अजय, कैसे देखते हैं आप? बिल्कुल, अगर हम सोयाबीन की बात करें तो अभी थोड़े बहुत प्राइजेस में गेंस देखें। जिस ढंग से महाराष्ट्र, गुजरात, यहाँ पे हमने जो डैमेजेस देखे उसका एक आकलन लेना थोड़ा मुश्किल है, बट थोड़ा डैमेजेस दिखाई दे रहे हैं, जिसकी वजह से प्राइजेस हाजिर में भी आधे % की तेजी के साथ आज भी ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बट ओवरऑल हमें लगता है कि क्रॉप साइज काफी इंपॉर्टेंट रहेगी इस बार, और ओवरऑल एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स में ग्लोबली मार्केट में गिरावट तो टेम्परेरी बाउंस जरूर है, बट हमें लगता है आने वाले दिनों में वापस हम एक गिरावट सोयाबीन के प्राइजेस में आते हुए देख पाएंगे। ओवरऑल अजय, जिस तरह से हमने कुछ मुनाफा वसूली पाम के तेल के प्राइसेस में भी आते हुए देखी है, उसे आप रीड कैसे करते हैं? और इंटरनेशनल मार्केट से जो क्यूज हैं वो फिलहाल क्या हैं एडिबल ऑयल के लिए? देखिए, पूरे एडिबल ऑयल पैक की अगर बात करें तो सबसे पहले जैसे एक्सपेक्टेड था कि जून के बाद रिलीफ मिलेगा, वो मिलना चालू है। कच्चे तेल में जो गिरावट है उसका भी एक इम्पैक्ट हमने एडिबल पे आते हुए देखा। मलेशिया से जो हमने एक्सपोर्ट के डेटा देखे वहां पे भी हमने गिरावट देखी है। तो इन ऑल सभी जगह पे हम सभी मोर्चे से अगर हम देखें, चाहे एक्सपोर्ट है, डिमांड है या स्विंग में जो बढ़ोतरी, ये कहीं ना कहीं प्राइजेस में दबाव है। तो ओवरऑल हमें लगता है कि अगस्त मिड से अगस्त एंड तक की भी बात करें तो प्राइजेस में हाँ टेक्निकल थोड़े बहुत बाउंस हम देख सकते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी गिरावट के बाद मार्केट कोशिश करता है। बट इन ऑल मुझे लगता है कि सोयाबीन, मस्टर्ड सभी में जो रिलीफ है वो कंटिन्यू रहेगा। बट हाँ, कच्चे तेल पे नजर रखिए, क्योंकि जिस ढंग से यूएस ने स्ट्रेटेजिक रिजर्व खोला है और ओपन किया है, तो हो सकता है अगर कच्चे तेल में और गिरावट बढ़ती है तो इसका एक नेगेटिव इंपैक्ट हम एडिबल पे भी आते हुए देखेंगे। बट ओवरऑल मुझे लगता है पूरे एडिबल ऑयल पैक के अंदर गिरावट कंटिन्यू रह सकती है। राइट, यानी कि खाने के तेलों में कुछ और गिरावट देखने को मिल पाएगी, तो और सस्ता होता हुआ दिखता है यहाँ पर एक वो सेक्टर। लेकिन इसी के साथ शो को समेटने का भी समय है। बहुत शुक्रिया रविंद्र, अजय, आप दोनों का साथ जोड़ने के लिए। मुझे भी दीजिए इजाजत, आप बने रहिए CNBC आवाज पर।